हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी प्रैक्टिस सेट करने चल रहे हैं। ये साहित्य और व्याकरण, साहित्य प्लस व्याकरण, ठीक है। दोनों से जो है प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। कुछ साहित्य के प्रश्न हैं और कुछ व्याकरण के हैं और पूरे सिलेबस से हैं। तो इसमें हम सभी देखेंगे कि हमारे कितने अंक जो है सही हुए, हम इसमें से कितने अंक को सही कर पाए हैं और जो हमारे गलत होते हैं तो वो प्रश्न जिस टॉपिक से लिए गए हैं उस टॉपिक को हम सभी को गहनता से अध्ययन करना है। तो और ये बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके ये जो है श्रृंखला चलाई गई है। हम सभी प्रतिदिन कुछ प्रश्नों को करेंगे, है ना। कुछ प्रश्नों को हम सभी प्रतिदिन सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ ये जो है सभी राज्य के टीजीटी पीजीटी के लिए आवश्यक है ये। और हम सभी जो है अपने प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है हमारा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के भागों को पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसमें हमें बताना है कि कितने भाग हैं। तो जैसा कि सभी परिचित हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं, ये एक लोकप्रिय कवि हैं, है ना। बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में प्रकाशित है। जैसा कि है 69, है ना, 69 और 77, 69 77, 69 70 है तब 77 है। एक मिनट, 69 है, 1969 है, फिर 1970 है, फिर 1977 है, फिर 1900 क्या है 85 है, चौथा क्या है 85 है, ठीक है। और 1969 में हम अगर देखना चाहेंगे तो क्या भूलूं क्या याद करूं है। और नीड़ का निर्माण फिर ये 1970 में है और बसेरे से दूर 77 में है, 10 द्वार से सोपान तक ये है 1985 में। ये क्या है आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, बच्चन जी की आत्मकथा है। तो अब तो ये प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा कि बच्चन जी की आत्मकथा को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 4 कालखंडों में जो है प्रकाशित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम सभी चलते हैं। आरोही क्रम चुनिए, आरोही क्रम में बताना है, सही बताना है। इसमें देखते हैं प्रश्न जो है पहला है, चारों ऑप्शन को रखते हैं। पहला है कि जो है प्रयोगवाद छायावाद नई कविता, नहीं ये गलत हो गया क्योंकि छायावाद पहले होना चाहिए था। प्रगतिवाद छायावाद ये भी हमारा गलत हो गया। छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता, हाँ ये सही लग रहा है। डी ऑप्शन को पढ़ते हैं, नई कविता छायावाद नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो छायावाद है, छायावाद का जो विकास हुआ है, छायावाद काव्य की सीमा जो है 1918 से मानी गई है, 1918 से 1938 मानी गई है। कब मानी गई है, 1918 से 1938 मानी गई है। और हिंदी काव्य में जो प्रगतिवाद का जो आरंभ हुआ 1938 से 1943 हुआ है ना, 1938 से 1943 हुआ है, ठीक है। और ये जो है प्रगतिवाद का प्रारंभ, प्रगतिवाद का 1938 से 1943। और जो प्रयोगवाद है ये 1943 ईस्वी से है, अज्ञेय के द्वारा है। 1943 ईस्वी से अज्ञेय के द्वारा जो है, जिसमें तार सप्तक के प्रकाशन से प्रारंभ होता है, है ना। तार सप्तक के जितने भी कवि हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन भी 1943 में हुआ था अज्ञेय जी के द्वारा, है ना। तो ये जो है, और इसके बाद फिर द्वितीय तार सप्तक, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। और आगे जो है 1953 से तार सप्तक का संपादन प्रकाशन हुआ 1953 ईस्वी तक माना जाता है। 1953 के बाद जो है नई कविता आती है हमारा, 43 से 53 तक, और 1953 के बाद हमारा क्या आता है जो है नई कविता। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हुआ। आगे हम सभी चलते हैं प्रश्नों पर। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, रसज्ञ रंजन। ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है बाबू गुलाब राय, डी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसज्ञ रंजन, इसका अगर करेक्ट आंसर हम सभी लगाना चाहें तो इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी कविता, ये सब क्या है, ये सब जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा डी हो जाएगा। अब जो है
देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कन्फ्यूजन के लिए दे दिया गया है ना, लेकिन जब हम तथ्यों को सही ढंग से अगर हम पढ़े रहेंगे तो वो हम सही आंसर कर पाएंगे। तो अगर देखना चाहें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी देख लेते हैं, इनके कुछ निबंधों का संकलन देख लेते हैं जो बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल, क्या है, अशोक के फूल, अशोक के फूल हो गया, ठीक है, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ही बता दे रही हूँ। जैसे अशोक के फूल हो गया, और विचार और वितर्क भी प्रसिद्ध है ना, फेमस है, पूछा जाता है। विचार प्रवाह हो गया, आलोक पर्व हो गया जो बहुत चर्चित है, आलोक पर्व, और कल्पलता भी इनका जो है बहुत चर्चित है, और कुटज तो हमेशा पूछा ही जाता है। इस प्रकार से अब बाबू गुलाब राय के बारे में भी देख लेते हैं, इनकी भी एक दो रचना, ठलुआ क्लब हो गया, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, है ना, मन की बातें, इस तरह से हो गया। आगे हम सभी अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न लिया गया है इसमें, और हम प्रश्न को देखते हैं कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, कौन सा ऐसा चिन्ह है जो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो सर्वप्रथम हम बता दें कि कारकों की संख्या हिंदी में कितनी है, 8 है। संस्कृत में कितने कारक है, 6 कारक है ना। तो हमें जो है हिंदी से मतलब है, हिंदी में कारकों की संख्या क्या कितनी है, 8 है। 8 कारक है, कर्ता ने कर्म को, तो हमें कर्म पूछा गया है, कर्म के लिए को का प्रयोग होता है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और इनके चिन्हों अगर आठों की चर्चा अगर हम करना चाहें तो कर्ता नहीं हो गया, पहला, कर्म को हो गया, करण से तीसरा हो गया, और चतुर्थ हो गया, यानी कि चतुर्थी हो गया, अगर संस्कृत में बोलना चाहें तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए हो गया, और पांचवा हो गया पंचमी अपादान, अपादान मतलब से अलग होने के अर्थ में, है ना, से अलग होने के अर्थ में, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये बहुत उदाहरण, ये बहुत इतना प्रचलित है कि जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और षष्ठी में देखते हैं तो संबंध को दर्शाता है, काके की, नाने नी, है ना। और सप्तमी है, अगला है सप्तमी, तो मे पर ऊपर, जैसे मेज पर पुस्तक है ना। संबोधन हे भो, और इस प्रकार से कारकों की संख्या हिंदी में कितनी है, 8 है। हिंदी में कितने कारक हैं, 8 है। 8 को हम लोगों ने भली भांति जो है समझ लिया है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा सही कथन चुनिए। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है ये है, ऑप्शन ए है या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। बी है व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है ना, तो ये संभव नहीं है, व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, है ना। अवधेश का विग्रह अव प्लस धेश होता है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है ना। तो इसमें जो या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, अर्धस्वर कहलाती हैं, या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। या हो गया, वा हो गया, रा हो गया, ला, या रा ला वा, इस तरह से चारों क्या है, अर्धस्वर है। तो करेक्ट आंसर अगर इसमें हम बताना चाहें हम सभी तो हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, यूँ समझिए। और इसमें देखेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया। ऑप्शन में दिया गया है शोक, वीरति, सिहास, और डी है उत्साह। तो जो 6 नंबर का जो प्रश्न है इसका हो जाएगा, श्रृंगार का रति होता है, सभी परिचित हैं। श्रृंगार का क्या होगा, रति होगा, सभी परिचित हैं इससे। और ऐसे हम देख लेते हैं, श्रृंगार का जैसे रति हो गया, और हास का क्या होगा, हास का जो है हास से हो जाएगा, है ना। और शोक का अगर देखें करुण हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बचता है, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्मेद, है ना। और वत्सल का वात्सल्य, ठीक है। इस प्रकार से रस और उनके स्थायी भाव हो गए। आगे देखेंगे हम जो प्रश्न संख्या 7 है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। प्रश्न संख्या 7 है हमारा कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है। तो 7 नंबर का प्रश्न है, वाच्यार्थ प्रकट होता है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन है लक्षणा, बी व्यंजना, सी शब्द शक्ति, डी है अभिधा। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा, शब्द और उससे संबंधित ये जो है अभिधा, है ना, अभिधा कहलाती है। अगले प्रश्न पे हम सभी देखते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है, तो ये तो इंदुमती से माना जाता है। किससे माना जाता है, इंदुमती से। ये किशोरी लाल गोस्वामी की
किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी जो है ये सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यह जो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई थी। टेम्पेस्ट है ना, इसी के आधार पर लिखी गई थी। और ये जो नाचिकेतोपाख्यान है ये सदल मिश्र की है। नाचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की है ना। और रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां की है, सभी परिचित हैं। एमलोक की यात्रा ये जो है राधा चरण गोस्वामी की है। किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की है। राधा चरण गोस्वामी की रचना है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 हो गया। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। अनुभाव के 2 भेद होते हैं। तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। कायिक और वाचिक, बी है सात्विक, सी और वाचिक, डी है सी है कायिक और वाचिक, डी है सात्विक और मानसिक। तो अनुभाव के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के तो 4 भेद होते हैं, है ना। और अनुभाव है क्या? जैसे आश्रय के मन में भावों को व्यक्त करने वाली जो चेष्टाएं होती हैं, है ना, व्यक्ति के मन में, आश्रय के मन में भाव को व्यक्त करने वाली जो चेष्टाएं होती हैं उन्हीं को तो अनुभाव कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। चारों में हम देखते हैं कायिक हो गया, वाचिक हो गया, सात्विक हो गया और मानसिक हो गया, है ना। मानसिक को ही तो सात्विक कहते हैं, जिसके 8 भेद होते हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य। हाँ, तीसरा क्या है? आहार्य हो गया। कायिक हो गया, वाचिक हो गया, आहार्य हो गया और मानसिक हो गया। और ये मानसिक को ही सात्विक कहते हैं। और सात्विक के कितने हैं भेद हैं? ये 8 भेद हैं सात्विक के। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए इसकी चर्चा की जा रही है। सात्विक के 8 भेद होते हैं, जैसे स्तंभ हो गया, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता। विवरता का मतलब होता है रंग का उड़ जाना। और अश्रु, प्रलय। ठीक है। तो इस प्रकार से 8 भेद होते हैं। तो इसमें अगर प्रश्न को देखा जाए तो कायिक, वाचिक और कायिक और सात्विक यही सटीक बैठ रहा है। बाकी तो ये प्रश्न ही, इस प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने इतना सीखा कि 2 नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कायिक हो गया, वाचिक हो गया, आहार्य हो गया। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा। आहार्य का मतलब क्या होता है? वेशभूषा। ठीक है। आगे देखेंगे हम सभी, अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा समझ से बाहर है। जैसे अनुभाव के 2 भेद होते हैं, इनमें 2 भेदों को बताना है। तो हम अगर बताना चाहें तो कायिक और सात्विक, है ना, सात्विक, वाचिक, कायिक और वाचिक। इसको ऐसे रहने देते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को हम सभी पढ़ लिए हैं। 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। सही युग्म चिन्हित कीजिए। इसमें जो सही युग्म है वो हमें बताना है। वैदर्भी रीति माधुर्य में, हाँ ये तो सही है। गौड़ी रीति माधुर्य में, गलत है। पांचाली रीति ओज में, गौड़ी रीति प्रसाद में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए माधुर्य गुण जो है ये इसमें वैदर्भी रीति पाई जाती है। माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति होती है। और ये जो गौड़ी है ये ओज में होती है। ये गौड़ी ओज गुण में, ये ओज गुण में पाई जाती हैं। ठीक है। और प्रसाद गुण में पांचाली, सभी परिचित हैं। ये पांचाली, प्रसाद है ना। पासे पांचाली, पासे मतलब प्रसाद, ऐसे टिक लगा लीजिए। ठीक है। और ओज में गौड़ी, और माधुर्य गुण किसमें? वैदर्भी। आगे देखेंगे हम सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। अगला प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो पद्म पराग है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम पराग है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे हम सभी, प्रश्न संख्या 10 देख रहे थे। क्या देख रहे थे? हाँ 11 देख रहे थे। तो 11 में जैसे कुछ और चर्चा कर लेते हैं। और ये पद्म पराग जो है और ये रेखा पथ के साथी, है ना, महादेवी वर्मा का है। ये अतीत के चलचित्र स्मित की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, है ना। और 10 तस्वीरें जो है ये जगदीश चंद्र माथुर का है। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है ये। कौन? 10 तस्वीरें। ठीक है। रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का है। रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का है। इस प्रकार से चारों ऑप्शन हो गए। आगे हम बढ़ते हैं। अलौकिक का शुद्ध शब्द है। देखिए व्याकरण से प्रश्न लिया गया है। अलौकिक का शुद्ध शब्द बताना है। और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, पूछा जाता है। अलौकिक का शुद्ध शब्द बताना है।
अलौकिक, इसका 12 प्रश्न संख्या 12 का अलौकिक होगा। क्या होगा? अलौकिक होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत चर्चित रचना है ये। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है। ऑप्शन ए है हेमचंद्र, बी है चंद्रबरदाई, सी है परमाल रासो, डी है अमीर खुसरो, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर चंद्रबरदाई, सभी परिचित है इससे। और हेमचंद्र की रचना अगर देखना चाहे तो काव्यानुशासन है। क्या है? काव्यानुशासन किसकी है? हेमचंद्र की है। काव्यानुशासन किसकी है? हेमचंद्र की रचना है। और परमाल ये किसकी है? जगनिक की है। क्या है? जगनिक की रचना है। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। और अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं, जैसे खलीकवारी हो गया, खुसरो की पहेलियाँ हो गया, मुकरियाँ हो गया, दो सुखने हो गया, गजल, है ना, ये सब अमीर खुसरो की हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। स्वस्तस्तु का संधि विच्छेद होगा। इसमें होगा स्वस्ति प्लस अस्तु, बी होगा स्व प्लस अस्तस्तु, बी है, सी है स्वसत्य प्लस अस्तु, स्व प्लस सत्यस्तु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वस्ति प्लस अस्तु। करेक्ट आंसर इसका जो है इसमें जो है यण संधि है, ई और आ, ठीक है। इसमें जो है ये जो है करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना। आगे हम सभी देखेंगे अन्यान्य, ये दूसरा भी संधि से ही है। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। आ प्लस न्याय, बी है अन्य प्लस अन्य, सी है अन प्लस यान्य, सी है, डी है अन्य प्लस अन्य। तो अन्य प्लस अन्य होगा इसका। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। श्री हर्ष का ग्रंथ है। श्री हर्ष का ग्रंथ है। ऑप्शन ए है हित हरिवंश, बी है नैषध काव्य, सी है राज तरंगड़ी और डी है मेघदूत। तो श्री हर्ष की रचना पूछा गया है। क्या पूछा गया है? श्री हर्ष की रचना पूछा गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका होगा श्री हर्ष का क्या है? नैषधीय चरित, नैषध काव्य। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। श्रीहर्ष की रचना जो है नैषधीय चरित है। और राज तरंगड़ी किसकी है? कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की है। राज तरंगड़ी रचना किसकी है? कल्हड़ जी की है। और मेघदूतम ये तो कालिदास की रचना है। कालिदास की और रचनाएं हैं, जैसे रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, है ना, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत प्रसिद्ध नाटक है। और विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कान भरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है धोखा देना, बी है चाणक्य देना, सी है चुगली करना, डी है असर ना होना। तो कान भरना मतलब किसी का कान भर देना, यानी कि बुराई करना, चुगली करना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर के प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, हाँ, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना है। किसकी है? विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना है। तो ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका, है ना। प्रश्न संख्या 18 है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित हैं। दोहावली हो गया, है ना, कवित्त रामायण, गीतावली हो गया, रामचरितमानस हो गया, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबय रामायण, है ना, वैराग्य संदीपनी इत्यादि इनकी क्या हो गई? गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हो गई। और अगर हम केशवदास की रचना की बात करें, केशव जी के बारे में, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, है ना, रामचंद्रिका पूछी जाती है। वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, ये भी पूछा जाता है। रतन मावनी और जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है। आगे हम सभी पढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कोई ऐसा है जो सही नहीं है, उसी को हम सभी को आंसर में टिक कर बताना है। नीलोत्पल, नीला है कमल जो, नीलोत्पल, है ना, कर्मधारय समास, दशानन बहुब्रीय समास, है ना, किसी तीसरे का बोध कराता है। विशेषण विशेष यानी कि कर्मधारय, ये तो दोनों सही हो गया। रामश्च लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो यानी कि अब बेभाव नहीं, ये गलत हो गया। दिवारात्रि द्वंद्व समास, जहाँ दोनों की प्रधानता होती है ना, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें जो है, इसमें अव्ययभाव समास नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द्वंद्व समास है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पे हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 20 है हमारा, ये है शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम है।
प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम बताना है हम सभी को। ऑप्शन ए है भामा, बी है भारवी और सी है कुंतक, डी है माघ। तो शिशुपाल वध जो है किसकी रचना है? महाकवि माघ की रचना है। किसकी है? माघ। और माघ की रचना है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और भामा का क्या है? काव्यालंकार है ना। और भारवी का क्या है? किरातार्जुनीयम है। क्या है? किरातार्जुनीयम रचना है। किसकी? भारव की। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। शुद्ध वाक्य चुनना है हम सभी को। क्या बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। अभिसिंचित होकर के पुनः खिल उठा है तो ठीक लग रहा है। मुरझाई हुआ फूल वर्षा नहीं, ये तो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। मुरझाया हुआ फूल, सी देखते हैं। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी, गलत हो गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे, नहीं। तो हमारा सबसे सटीक, सबसे शुद्ध कौन सा है? यही है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। नहुस नाटक लिखा गया है। प्रश्न संख्या 22 है नहुस नाटक लिखा गया है। ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, बी है बिहोगी हरि के द्वारा, सी है शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा, डी है गोपाल चंद्र के द्वारा। तो जो 22 नंबर का प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नहुस नाटक लिखा गया है। ये तो भारतेंदु के पिताजी जो है, नहुस नाटक लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है ना? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो पिता हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत है ना नहुस, ये जो 1857 में रचित है, 1857 में। ठीक है। और ये इनके जो है कुछ अनुदित, ये हरिश्चंद्र जी के कुछ अनुदित नाटक हैं, कुछ अनुदित हैं और कुछ मौलिक है। टोटल मिलाकर के कितने हैं? 17 हैं, है ना। टोटल कितने हैं? 17 हैं। जैसे विद्या सुंदर हो गया, रत्नावली हो गया, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैद की हिंसा, इंसाना भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, है ना। और जैसे भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, सती प्रताप है, बिसस बिस्मौसम, प्रेम जोगनी, ये सभी किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। नहुस नाटक लिखा गया है मतलब तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ये इनके पिताजी गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत है ये। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। रंग उतर जाना, बी भेद प्रकट करना, सी बहुत पछताना, डी विद्रोह करना। सिर उठाना प्रश्न संख्या 23 है। विद्रोह करना। सिर उठाना, बहुत पछताना, भेद नहीं, विद्रोह करना। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। आजन्म शब्द में समास है। आजन्म शब्द में समास है। बहुब्रीय समास नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं है। क्या है? आजन्म, प्रतिदिन, इसमें क्या है? अव्यय भाव समास है ना। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। विशेषण विशेष से संबंधित होता है जो कर्मधारय होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है ना। तो आगे हम सभी देखते हैं घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। घनानंद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, इनकी किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जैसे कुछ बोलियां आती हैं, इनको हम देखते हैं। जैसे खड़ी बोली हो गया, कौरवी जिसे कहते हैं। ब्रज भाषा बुंदेली एवं कन्नौजी हो गया। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे हम सभी देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। देखेंगे इसे, इसमें थोड़ा सा ये कम दिखाई दे रहा है। इसमें देखेंगे कौन सी बोली नहीं है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखते हैं खड़ी बोली हो गया, है ना। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी। ये बघेली नहीं है। ये बघेली क्या है? पूर्वी हिंदी की है। अभी बताया गया आपको, ये पूर्वी हिंदी की है।
पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा, नीमा मैं लिख देती हूँ यहाँ, नीमा किस कवि की माता का नाम है? ऑप्शन में है रहीमदास, बी है सूरदास, सी है कबीरदास, डी है मलूकदास। तो इसमें नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाह ने कबीर का लालन पालन किया था, है ना। ये लहरतारा नामक तालाब के किनारे किसी ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से हुए थे और वो वहाँ ला करके लोकलाज की वजह से ला करके वहाँ उन्होंने किया था। तो किसने पाया था? नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाह ने। तो ये किसके हो गए? कबीरदास के हो गए। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब 28 नंबर का जो प्रश्न है, पठ धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। देखिए, पठ धातु वर्तमान काल, हम रूप को देख लेते हैं। पठति, पठता, पठन्ति, ये तो प्रथम पुरुष का हो गया, है ना, प्रथम पुरुष का हो गया, पठति, पठता, पठन्ति। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष का पूछा है ना, मध्यम पुरुष का पूछा है, तो पठसी, पठता, पठत, ये पठसी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। 29 नंबर का प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। तो जो अतिथि का पर्यायवाची अमृत फल, तो ये तो होगा नहीं, उन्नयन भी नहीं होगा, आजन्म, आगंतुक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अतिथि का पर्यायवाची शब्द आगंतुक हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? प्रश्न संख्या है 30, प्रश्न संख्या 30 है, तो ये है 1900। करेक्ट आंसर हमारा 20 हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 31 है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला, ऑप्शन है फ्रेंच, बी है पुर्तगाली, सी अंग्रेजी, डी जापानी। नहीं, रिक्शा क्या है? जापानी भाषा का शब्द है। ये जो आल्पिन है, आल्पिन और गमला, ये पुर्तगाली के हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 31 का बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 32 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 10, 7, 12, है ना। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। 7 कांड हैं। बाल, आयो, अरणे, किश, लऊ, है ना। इस तरह से करो तो क्रम से आ जाता है। तो 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत जो है, ये अयोध्या में संवत 1631 में, 31 में, संवत 1631 विक्रमी, ये जो है इसे में हुआ था। 2 वर्ष लगा था, 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह, ठीक है, लगे थे इसमें। और इसमें जो रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में है। किस में है? दोहा चौपाई शैली में, दोहा प्लस चौपाई, दोहा प्लस चौपाई शैली में है। और इसमें कितने जो है, ये किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। और इन्हें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, इस प्रकार से 7 कांड हो गए। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। आगे हम सभी देखते हैं, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 33 है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है कुतुबन, सी है मंजन, डी है उस्मान। तो ये तो जो है जायसी की है, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम, है ना। पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम, ये रचना किसकी है? जायसी की है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और कुतुबन की क्या है? ये मृगावती है। और मंजन की क्या है? मधुमालती है। क्या है? मधुमालती, मधुमालती, मतलब मंजन, मधुमालती, माँ इसमें भी है, माँ इसमें भी है ना। और अगर कुतुबन का देखें तो कुतुबन का क्या है? मृगावती, कुतुबन का मृगावती है। और बचते हैं कौन? उस्मान। तो चित्रावली उस्मान की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। तो इस प्रकार से 33 प्रश्न संख्या कंप्लीट हो गया। 34 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जोड़िया, मतलब कि जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया थे? तो नंददास जड़िया, है ना, नंददास जी को। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 34 का ए। आगे हम सभी देखते हैं, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? प्रश्न संख्या 35। तो अभी तो हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास के 12 प्रामाणिक रचनाओं को देखा था, इनके विषय में चर्चा की थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। वैराग्य संदीपनी किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और सूरदास की रचना के बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या है? सूरसागर साहित्य लहरी, है ना। और कबीरदास की, ये बीजक हो गया, कबीरदास की रचना। नंददास की, कबीरदास की रचना जो है बीजक हो गया।
और आगे हम सभी देखते हैं सुख सागर की रचना किसने की, है ना। सुख सागर की रचना किसने की? ऑप्शन में है सदल मिश्र, बी है लल्लूलाल, सी है इंसान अल्लाह खां, डी है सदा सुखलाल। तो सुख सागर प्रश्न संख्या 36 है। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा सुख लाल ने। देखिए सुख और सुख, सदा सुख, है ना। तो सुख सागर की रचना सदा सुख लाल ने। सुख इसमें भी है, सुख इसमें भी है, तो रचना में भी है, नाम में भी है। इस तरह से ध्यान देंगे। और अगला अगर देखेंगे सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान है, और लल्लू लाल की क्या है? प्रेम सागर है। लल्लू लाल की इंसा अल्लाह खां की क्या है? इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जानते हैं। आगे हम सभी देखते हैं भाग्यवंती उपन्यास के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 37 भाग्यवंती उपन्यास के, ये सुदर्शन की है। किसकी है? सुदर्शन की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा में कौन सा समास है ना? संख्यावाची होता है। जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है वो क्या होता है? द्विगु। द्विगु संख्यावाची, द्विगु संख्यावाची होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। संधि से प्रश्न है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इति प्लस आदि, है ना। इति प्लस आदि मतलब ई को या उ को वा और री को रा, ठीक है, हो जाता है। यानी कि ई को एड़ची सूत्र से। वर्णमाला से किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 40 हम देखेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 40 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हम सभी का। 41 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मालती माधव के रचनाकार हैं। मालती माधव के रचनाकार हैं। मालती माधव के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है भारत, बी है कालिदास, सी है श्रीहर्ष और डी है भवभूति। डी क्या है? भवभूति है। तो 41 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, मालती माधव किसकी है? ये तो भवभूति की रचना है मालती माधव। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनकी रचनाएं हैं जैसे उत्तर रामचरितम है, मालती माधव और महावीर चरितम, ये 3 रचनाएं इनकी हैं। और कालिदास के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। और भारत की किरातार्जुनीयम, है ना, श्रीहर्ष की नैषधि चरितम, ये सारी रचनाएं अभी प्रश्न में मिले थे हम सभी को। आगे हम सभी बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, ये बहुत प्रसिद्ध जो है ये क्या है? रूपक अलंकार है इसमें। 42 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम सभी बढ़ते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? बहुत इजी सा प्रश्न है, कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में 1 अंक सुनिश्चित करने के लिए। तो राष्ट्रीय काव्यधारा के भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ है? हाँ, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी है। करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं। 44 नंबर के प्रश्नों को करते हैं। हम सभी 50 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, घबराने की बात नहीं है। प्रश्न बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन जो भी हैं अच्छे प्रश्न हैं। 44 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार बनता है परीक्षा में। कवयित्री करेक्ट आंसर। हम कभी भी याद करेंगे अगर शुद्ध अशुद्ध को, तो हम ठीक जैसे लिखा जाता है सेम उसी तरह से अगर हम पढ़े रहेंगे, माइंड में बैठाए रहेंगे, तो हमारे कभी ये अशुद्ध अशुद्ध शब्द गलत नहीं होंगे। मतलब शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे, और इन्हें हम सभी को नोट्स में 2-3 बार लिख लेना चाहिए, और 1-2 बार जब देख लेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएंगे। कवयित्री करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 का करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। आगे हम सभी देखते हैं 45 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेर मुलक जिम तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ रस पूछा गया है, तो कौन सा है? क्रोध की बात की गई है ना, यानी कि रौद्र रस है। क्या है? रौद्र रस है। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय आश्चर्य वीर
रस, ऑप्शन बी है हास्य रस, सी है अद्भुत रस, डी है रौद्र रस। तो विस्मय की बात की गई है, विस्मय और आश्चर्य। प्रश्न संख्या 46 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अद्भुत, है ना। विस्मय आश्चर्य की बात जहाँ होता है वहाँ कौन सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। और आगे इसी प्रकार से देखते हैं 47 नंबर, शिव शंभु के चिट्ठे। तो बाल मुकुंद गुप्त हैं इसके लेखक, बाल मुकुंद गुप्त। करेक्ट आंसर ए यहीं लगा लेते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 47 का जो है प्रश्न, 47 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त का है ये शिव शंभु के चिट्ठे। आगे हम सभी देखते हैं कौन सा है, प्रश्न संख्या है हम सभी का, प्रश्न संख्या जो है 48 है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है, तो अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 है, रघुवंशम किसकी रचना है। तो रघुवंशम ये तो महाकाव्य है, किसका है, रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम ऋतुसंहारम, ये कालिदास की रचना है ना। और आगे हम सभी देखेंगे जो है ये 49 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। और व्यास के बारे में देखेंगे तो इन्होंने वेद की रचना की है ना। और भरत मुनि ने तो नाट्य शास्त्र की है, सभी जानते हैं नाट्य शास्त्र, है ना। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है नाट्य शास्त्र को, नाट्य शास्त्र की रचना की है। और चाणक्य इनकी क्या है, अर्थशास्त्र है ना। आगे हम सभी देखेंगे कालिदास के विषय में बता ही दिया गया है। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, 50 देखेंगे, अव्यय शब्द का विलोम है, अव्यय शब्द का विलोम है। अव्यय क्या क्या होगा, मितव्यय, कम खर्च, है ना। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो 50 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न दिख रहा है, देखें, लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, यानी कि कौन प्रसिद्ध है, तीसरे की बात हो रही है ना। तो बहुब्रीहि समास होगा, इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखते हैं इसमें जितने जो भी प्रश्न हैं इस क्रम में देख लेते हैं। द्विगु प्रथम पद संख्यावाची होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य की बात होती है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे देखते हैं, तेजोमया का संधि सही संधि विच्छेद है। तेजोमया 52 नंबर का जो प्रश्न है, तेजोमया है ना, तेजामय, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, चैन की बंसी बजाने का अर्थ है। साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना गलत है। मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार, मौज करना, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा 53 का। 54 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत है। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द देखेंगे, कमल के पर्यायवाची शब्दों में देखेंगे जलज, पंकज, सरोज, है ना। और पुष्प देखेंगे, कुसुम, फूल, सुमन, सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी हो जाएगा। सूर्य का दिवस हो जाएगा, याम और वासर। और इसका जो 54 नंबर का प्रश्न है हमारा, 54 नंबर का जो प्रश्न है 54 नंबर का हो जाएगा हमारा, इसमें पर्यायवाची जो गलत है, पुष्प, पुष्प, कुसुम और सुमन। पुष्प का ये भी होता है, कुसुम भी होता है, फूल भी होता है, सुमन भी होता है। गिरा, भारती, वाणी, ये सरस्वती का हो गया। सूर्य का दिवस, याम, वासर, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है, गलत इसी में है। आगे देखेंगे 55 नंबर का प्रश्न है। अब एक दो प्रश्न और करेंगे, इसके बाद फिर नहीं करेंगे। निरखी राखी, निरख सखी एक खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। 55 नंबर का जो प्रश्न है, तो इसमें निरख सखी एक खंजन आए, है ना, इसमें माधुर्य गुण की बात की गई है, मधुरता की बात, इसमें मधुरता मिठास, है ना, माधुर्य गुण की बात की गई है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 56 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, अभी कितने प्रश्न हैं, हाँ 2 ही प्रश्न बचे हैं इसमें। परिमल किस कवि की रचना है। परिमल, गीतिका, अनामिका, है ना, ये सब किसकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 56 है, ऑप्शन देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 56 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला। परिमल, गीतिका, अनामिका, है ना, ये सब हैं। और अगर हम यही मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में अगर जानकारी करना चाहें तो जयद्रथ वध हो गया, पंचवटी हो गया, झंकार, साकेत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, है ना, ये सभी हो गए। और जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर देखना चाहें तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, है ना, ये सब हो गया इनका।
और दिनकर के बारे में अगर जानना चाहें हम, दिनकर की रचनाओं के बारे में, तो दिनकर का क्या हो गया, उर्वशी दिनकर की रचना है ना, उर्वशी वन विलन। देखिए फिर से देखते हैं हम सभी, मैथिली शरण गुप्त की रचना के बारे में देखते हैं। उर्वशी तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, और ये मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखते हैं। मैथिली यशोधरा हो गया, द्वापर जय भारत इनकी रचना हो गई, और झरना आंसू लहर कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की हो गई। उर्वशी वन विलन प्रेम राज्य है ना, अयोध्या का उद्धार ये हो गया। और दिनकर की रचना के बारे में हम देखते हैं, रेणुका प्राणभंग हुंकार, रेणुका प्राणभंग हुंकार, और संस्कृत के 4 अध्याय भी इन्हीं दिनकर का ही तो है, ये भी तो है दिनकर की रचना। और निराला के बारे में जो है, अनामिका परिमल गीतिका, तुलसीदास कुकुरमुत्ता, केला नए पत्ते है ना, सरोज स्मृति जो शोक गीत है। आगे हम सभी देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। एक प्रश्न बचा है, 57 तक है करेंगे, और थोड़ा सा PDF भी सही नहीं आई है, तो इसलिए ज़्यादा प्रश्नों को नहीं, बस इतना बहुत है। भगवती शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, रामवृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, डी है मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, है ना। तो 57 में जो सही युग्म है उन्हें हम सभी को देखना है। 57 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें भगवत शरण उपाध्याय ये जो है, ये पहला आंसर हमारा सही है। आगे हम सभी देखेंगे जो है 57 नंबर का, भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, ठीक है। देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में अगर हम इनका देखना चाहें, तो देवेंद्र सत्यार्थी कृत ये धरती गाती है तथा बुकसेलर की डायरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की अगर चर्चा की जाए, तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की पाँव में पंख बांधकर। अब इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रश्न किए, 57 प्रश्नों को किया। कितने प्रश्नों को किया, 57 प्रश्नों को किया। 3 प्रश्न और कर लें अगर इस प्रैक्टिस सेट में है तो। नहीं, ये प्रैक्टिस सेट कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जो है हम, ये PDF थोड़ा सा सही नहीं आई है। आज यहीं तक करते हैं, फिर जो है अगली क्लास में हम सभी फिर मिलेंगे, अच्छे प्रश्नों को करेंगे, है ना। और PDF भी थोड़ा सा अच्छे से रहेगी, क्योंकि जब तक प्रश्न अच्छे नहीं होते फिर करने में मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। आज की क्लास यहीं तक है। कुछ हम लोगों ने कितने प्रश्न किए, टोटल 57 प्रश्न किए, है ना। 57 प्रश्नों में से देखिए किसके कितने प्रश्न सही हुए। मान लीजिए हम लोगों ने कितने किए, 50 प्रश्न किए, है ना। 7 मत ही जोड़िए, 55 प्रश्न जोड़ लीजिए। 55 प्रश्नों में से किसके कितने सही प्रश्न होते हैं, इन्हें आप सभी चाहे तो कमेंट में जो है अपने अंक लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो हमारे नए प्रतियोगी हैं, नए भाई बहन हैं तो, और अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ कुछ अच्छे प्रश्नों को रखा जाएगा, और हम सभी प्रतिदिन कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे कोशिश रहेगी कि 80 प्रश्न पूरे कंप्लीट किए जाएं। लेकिन जब डिटेल में चारों ऑप्शन को देखा जाता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहती हूँ। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करना मैं उचित समझती हूँ। लेकिन चारों ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं, तो अगर हम 50 प्रश्न ही करें प्रतिदिन तो भी हमारे लिए बेहतर है। इसी तरह से हम सभी अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे, और ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में निरंतर हम सभी लगे रहेंगे। कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे, अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखेंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि मौसम परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान देना है। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे नई क्लास के साथ मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद।